हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2026 के अकॉर्डिंग आज की वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आज की वीडियो में पूरे आप 50 प्रश्न को देखेंगे। 50 प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस से रिलेटिव होंगे और सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित होंगे, इसलिए पूरी वीडियो लास्ट तक आप लोग देखिएगा। आज की वीडियो से आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपको बताना है। एजी टॉन्सले साहब, कि आपके चार्ल्स डार्विन साहब, कि ईपी ओडम, कि अरस्तु, ये आपको बताना है। आपको बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं, इकोसिस्टम शब्द की जो खोज की बात करें दोस्तों तो इसके खोज एजी टॉन्सले द्वारा कब, तो 1935 में किया गया था। कहीं कहीं पे 34 भी लिखा है लेकिन याद रखेंगे 35 याद रखेंगे। 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो विकासवाद के जनक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है, ये बात याद रखेंगे। विकासवाद के जनक याद रखेंगे, विकासवाद के जनक जो हैं दोस्तों वो चार्ल्स डार्विन है, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जो आपका एपी ओडम की बात करें तो एपी ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। और इसके बाद आपका अरस्तु की बात करें दोस्तों तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु हैं। और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, जिसका नाम है दोस्तों कनैल। किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है। कनैल के नाम से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ग्रीन मफलर जो कि पुराने विगत वर्ष में बहुत बार प्रश्न बना हुआ है कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है, तो आपको बता दें दोस्तों, जो आपका ध्वनि प्रदूषण है, जो आपका साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। ग्रीन मफलर में होता क्या है कि 4 से 6 पंक्तियों में हरे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो कि रोडों के किनारे, और जो जैसे कि वाहन चलते हैं तो वाहन के प्रदूषण को कम करते हैं, जो उनके अंदर से ध्वनि के प्रदूषण आती है तो उसको कम करने का काम करते हैं। राइट बात। चलिए आपको मैं एक बात और बता रहा हूँ, WHO याद रखेंगे, WHO के अनुसार कितना डेसिबल की आवाज़, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, ध्वनि का मात्रक को डेसिबल होता है, याद रखेंगे डेसिबल होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन कितने डेसिबल की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रखा गया है, तो याद रखेंगे 75 डेसिबल की अगर ध्वनि है, इससे ऊपर की ध्वनि, तो इसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण का नाम दे देते हैं। इस बात को याद रखेंगे। यहीं से मैं आपको बता दूं, एक बार प्रश्न बना है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है, ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब ध्वनि से संबंधित तीन चीजें आती है, एक होती है श्रव्य ध्वनि, और एक होती है दोस्तों अपश्रव्य ध्वनि, और एक होती है दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि। आपको मैं एक दो चीज बात बता दूं, श्रव्य ध्वनि वह ध्वनि कही जाती है, याद रखेंगे, जिसको हमारा कान आसानी से सुन सकता हो। ठीक ना। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है ना, उसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। अब श्रव्य ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसको हम सुन न सकते हो। ठीक ना। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होती है, याद रखेंगे। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है उसको हम पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ये बातें याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो ध्वनि है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो आपको बता दें, जो ध्वनि होती है ना, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना होगा। अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। यहीं पे जो प्रकाश होता है दोस्तों, याद रखेंगे, प्रकाश क्या होता है, ये जो होता है दोस्तों, ये आपका अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होता है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल है, और ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को। कब दोस्तों, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 में हुई थी, याद रखेंगे। स्थान की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी स्टार्टअप हुआ था। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो उत्तराखंड में है। इस बात को याद रखेंगे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी थे। इंदिरा गांधी जी थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है? ये बात आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो आपका अनुच्छेद 51A(g) जो आप लोग देखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, इसमें प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण जो है ना दोस्तों, उनका मूल कर्तव्य बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। याद रखेंगे भारतीय संविधान में, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपसे मैं एक दो प्रश्न और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन का प्रोसेस कहां से लिया गया है? अगर संविधान से चीजें आई है तो मैं बता रहा हूं कि संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो USSR से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं? तो पहले तो मूल कर्तव्य जब लिए गए थे तो तब 10 थे, लेकिन अब इस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। और मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार याद रखेंगे, मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं? तो याद रखेंगे, डाप्सन यूनिट में नापते हैं। किसमें दोस्तों? डाप्सन यूनिट में नापते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखेंगे, समताप मंडल का हिस्सा है, याद रखेगा। और ओजोन परत जो होती है वे सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि ओजोन परत जो होती है ना, इसको सबसे ज़्यादा हानि होती है CFC गैस से। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये परत जो होती है ना, काफ़ी तेज़ी से क्षरण होता है इस परत का, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये आपको बताना है, याद रखिएगा। अगर हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बात को याद रखिएगा। और आपको मैं एक दो प्रश्न और बता रहा हूं, यहीं पे एक प्रश्न ए है दोस्तों, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखेंगे, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मुख से ही बता रहा हूँ, लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड होती है। आपको बता दें, केरल में पेरियार और साइलेंट वैली, याद रखेंगे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों केरल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और असम का काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा याद रखेंगे, एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी चर्चाओं में रहता है। उसी तरह आप चले जाइएगा गुजरात के साइड, तो गुजरात में आपका गधों का अभ्यारण्य और इसके बाद आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर बात करें जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है। चलिए आगे चलते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बता दें, मांसाहारी मांसों का सेवन करते हैं, शाकाहारी जो पेड़ पौधे की हरी पत्तियां, साग सब्जियों का सेवन करते हैं। और अपघटक जो होते हैं ना, वह मृत जो जीव जंतु होते हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। और सर्वाहारी जो होते हैं ना, याद रखेंगे, सभी चीज़ों का सेवन करते हैं, मतलब शाकाहारी का भी भोजन का सेवन करेंगे और मांसाहारी के भी भोजन का सेवन करेंगे, उनको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है। आपको यहीं से मैं एक दो चीज़ और बता दूं, एक दो बार बना है कि स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब जो अपना पालन पोषण स्वयं करे, जैसे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। परपोषी, परपोषी का मतलब जो अपने खान पान के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित रहे, उसको हम लोग परपोषी बोलते हैं। यहीं से एक प्रश्न बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, याद रखेंगे, अजैविक और एक होता है दोस्तों जैविक, घटक इसके साथ आ जाते हैं, घटक। तो जो आप लोगों को याद रखेगा, जो अजैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक का मतलब ये होता है कि जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, वह अजैविक घटक का एग्जाम्पल होगा, जैसे कि मिट्टी हो गई। और यही जैविक घटक क्या होगा? जिसमें जीवन पाया जाता हो, जैसे मनुष्य हो गया, गाय भैंस बकरी, सभी आपके जैविक घटक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है जिसमें मौसम संबंधित घटनाएं घटती है? मौसम संबंधित घटनाएं जैसे बादल का बनना, बिजली का गरजना, बारिश का होना, कुहरा का बनना, ये सभी चीजें इसमें होती हैं और इसका नाम होता है क्षोभमंडल। और पृथ्वी के सबसे पास की परत होती है, सबसे नीचे की परत होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगे चलती हैं, ये बात को याद रखिएगा दोस्तों। रेडियो तरंगे किस मंडल में होती हैं? तो रेडियो तरंगों का जो प्रसारण होता है आयन मंडल में होता है। और सबसे ठंडी परत जो होती है ना, वो मध्य मंडल होती है, ठंडी परत के नाम से जानी जाती है, याद रखेंगे, ठंडी परत के नाम से जानी जाती है। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत होती है, ये बातें याद रखेंगे, ओजोन परत की लेयर इसमें पाई जाती है। और वायुयान के
उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। याद रखेंगे वायुयान इसी में उड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपको बता दूं दोस्तों, बिहार का शोक सबसे ज़्यादा बिहार में ये तांडव मचाती है नदी, वहाँ पे अरस्त त्रस्त जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो आपको बता दें कि बिहार का शोक हम बोलते हैं दोस्तों कोसी नदी को। किस नदी को दोस्तों? कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें एक और प्रश्न बनता है दामोदर नदी, और दामोदर नदी को कहाँ का शोक बोलते हैं दोस्तों? तो बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक ना, ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं अशोक का शोक, और शोक, और याद रखेंगे घाघरा नदी जो होती है ना, यूपी का दुख बोली जाती है, या यूपी में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है घाघरा नदी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के कब दोस्तों? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लगभग 3-4 बार आपके यूपी टेट में प्रश्न बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, और याद रखेंगे 22 मार्च, याद रखेंगे पहले 22 मार्च को देख लीजिए, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं दोस्तों? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और इसके बाद आपका 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये बात को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी घाट में। कहाँ देखने को मिलती है? तो आपका पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आपका यूपी टेट ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में गैसों का भी बहुत मुख्य स्थान होता है। तो भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो आपको बता दें मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको MIC के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। इस गैस का रिसाव हुआ था, कब हुआ था? ये भी प्रश्न बन चुका है। 2-3 दिसंबर की रात्रि को 1984 में हुआ था। और कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ दोस्तों? याद रखेंगे मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहीं पे एक कंपनी, एक फैक्ट्री में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि जहरीली गैस, इसका रिसाव हुआ था। अपार जनधन की हानि हुई थी। ये बातों को आप लोगों को याद रखना होगा। बहुत से गैस हैं जहाँ गैस से प्रश्न बन जाते हैं। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम होता है। खाना बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। CNG से प्रश्न बनता है। वाहनी ईंधन कौन से है? या प्रदूषण मुक्त ईंधन किसे बोलते हैं? तो CNG को बोलते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका नाम होता है। हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका नाम होता है। एक प्रश्न ये बनता है कि जो वाहनों के साइलेंसर से कौन सी गैस निकलती है? CO निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। आप लोगों को एक बात प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो दलदल वाले स्थानों पर या जहाँ पे कूड़े करकट पर जो फलों की छिलके आदि पड़ते हैं, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। और जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके मुख से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये बनते हैं प्रश्न। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका प्रश्न एक बन जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको बोलते हैं। मनुष्य इसको निष्कासित करता है, पौधे इसको प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं। एक प्रश्न आपका O2 बन जाता है, मानव श्वसन में सहायक होता है, O2 गैस होती है। ये बातों को आप लोगों को याद रखना होगा। फिर इसके बाद मैं आपको 1-2 चीज़ और बता रहा हूँ, याद रखेंगे। जैसे कि बनता है कि वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है? नाइट्रोजन की परसेंटेज 78% होती है। आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछता है 21% होती है। आपका आर्गन पूछता है दोस्तों, याद रखेंगे 0.93% होती है। आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूछता है 0.034% होती है। ये सब आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। किसी भी एग्जाम का सबसे बेस्ट पैटर्न होता है तैयारी का, उसका प्रीवियस ईयर बिल्कुल आपको कवर होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ये आपको बताना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं जाता, केवल एक बटन को क्लिक करना है, लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ तक हो सके दोस्तों, जिस प्रकार मैं आपकी मदद कर रहा हूँ उस तरह आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक
तक पहुंचाकर उनके साथ साथ मेरी भी मदद कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मुख्य गैस कौन सी होती है। सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा ग्रीन हाउस गैसें कौन होती हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग होता है दोस्तों, यह पृथ्वी को जो वातावरण होते हैं उसको गर्म करने का काम करता है, यही ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है ये आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैसें में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें होती हैं। 4 गैसें होती हैं। इसमें से सबसे पहला स्थान CO2 का होता है। इसके बाद आपका दोस्तों याद रखेंगे 1 by 1 सबको देखेंगे। इसके बाद आपका मेथेन होता है, फिर इसके बाद आपका N2O होता है, फिर इसके बाद आपका CFC गैस होता है। मुख्य रूप से ये होती है, ये बात को याद रखेंगे। और ये क्या करते हैं, जब सूर्य की प्रकाश किरणें वायुमंडल के अंदर आ जाती हैं, लेकिन जब ये सूर्य के प्रकाश किरणों को या उष्मा को अंदर तो आने देते हैं, लेकिन जो CO2, NH4, N2O और CFCO की जो लेयर होती है ना, यह वायुमंडल के ऊपरी परत पे लेयर बना लेती है, अंदर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देती, जिससे आपका वायुमंडल गर्म हो जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी होती है, तो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये भी बात याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछा कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों में किसका मात्रा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संचयन कौन करता है। मैं बता दूं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा बोलते हैं। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत होता है सूर्य होता है, और सूर्य से ही प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। बात को याद रखिएगा। और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संचयन कौन करता है, तो पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश किरणों में प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। पहला पॉइंट तो आप ये बात को याद रखेंगे। और जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना, इस बात को याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है। ये बात को याद रखेंगे, लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है। ये प्रश्न आपका बन चुका है। और सूर्य जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं वो हरी भरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण। ये भी आप लोगों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं हरी भरी होती हैं, ठीक ना। और पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, तो पेड़ पौधे आपके उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। आपको पता भी है कि वायुदाब को किसके द्वारा मापते हैं, तो बैरोमीटर। याद रखेंगे वायुदाब को कैसे नापते हैं दोस्तों, बैरोमीटर के माध्यम से नापते हैं। थर्मामीटर क्या होता है दोस्तों, शरीर का तापमान नापने के काम करते हैं। याद रखेंगे ताप मापन में किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो आपका थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या आपका 310 केल्विन होता है। सभी पैमाने आपके सामने, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से आपकी आर्द्रता का मापन करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। किस चीज का दोस्तों, आर्द्रता मापन करते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, भूकंप मापन। याद रखेंगे भूकंप लेख मापी कौन होता है, सिस्मोग्राफ होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। वायुदाब मापने के लिए इस चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको बता दें दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो लैक्टोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। लग रहा है कि 1-2 बार प्रश्न बना है, मुझे ध्यान तो नहीं है लेकिन लग रहा है कि बना है। चलिए आगे देखते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी में आपका सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, तो कपास। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये बातों को ध्यान रखेंगे। कपास याद रखेंगे, काली मिट्टी की उपजाऊ फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। और दूसरा नंबर प्रश्न आपको बता दें दोस्तों, एक प्रश्न मुझे ध्यान में आ रहा है कि यूपी टेट में कई बार बना है कि नदियों द्वारा बहाकर कौन सी मिट्टी लाई जाती है, तो याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग 1-2 चीज और याद रखिएगा कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, या जो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है, ये बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं, तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ये बात को याद रखेंगे। चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड का चमोली जिला का रेडी गांव। कब दोस्तों, 1973 में। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा, बातें आपको ध्यान रखना होगा। आपको बता दें यहीं पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्मदा आंदोलन।
याद रखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर इसके प्रणेता हैं और इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पिको आंदोलन का भी ध्यान रखिएगा। एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो एक सींग का गैंडा जो दोस्तों याद रखिएगा वह किसके लिए है दोस्तों, तो एक सींग का जो गैंडा है वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, असम में, वो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में है, ये बात याद रखेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में है। बहुत ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, आपका गुजरात में है। और गधों का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो आपका गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, याद रखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। तो आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से आपके मसूड़ों से खून आते हैं, खट्टे फलों या खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। और रिकेटस सूखा रोग जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बन चुका है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त स्राव नहीं रुकता। याद रखेंगे, विटामिन के की अगर कमी है तो रक्त स्राव आपके शरीर में नहीं रुकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, गंगा कार्य योजना जिसको गंगा एक्शन प्लान या GAP के नाम से जानते हैं, कई जगह मैंने पढ़ा हूँ GAP लिखकर मिल जाता है। तो जो GAP किस वर्ष शुरुआत हुई थी ये आपको बताना है। तो GAP गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत आपका 1985 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, वह जैव विविधता संरक्षण से है, नहीं दोस्तों, याद रखेंगे। ओजोन परत संरक्षण से है, नहीं दोस्तों, याद रखेंगे। जो क्योटो प्रोटोकॉल है जलवायु परिवर्तन, याद रखेंगे, ग्रीन हाउस गैसों से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेड डाटा बुक, जिसको रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो बता दें दोस्तों IUCN, याद रखेंगे। इनकी स्थापना 1900 कब हुई थी दोस्तों, 64 में हुई थी। 1964 में IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक, विलुप्त जीव जंतुओं का विवरण रखने वाली बुक होती है, इसका प्रकाशन किया जाता है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसका हिंदी नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, मोर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, सारस या क्रेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बात को याद रखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में बात करें दोस्तों, तो पशु क्या है दोस्तों, बारहसिंघा, याद रखेंगे, बारहसिंघा है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, अगर वृक्ष की बात करें दोस्तों तो आपका अशोक है, क्या है दोस्तों, अशोक है। और यही राजकीय पुष्प के बारे में बात करें तो क्या है दोस्तों, पलाश है, क्या है दोस्तों, पलाश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, और आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और कितनी भाषाओं का दोस्तों, तो 22 भाषाओं का, कितनी भाषाओं का, 22। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों को वीडियो शेयर करके हमारी और उनकी मदद कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आप लोगों को सोच समझ के बताना है। अक्षय स्रोत नहीं है ये बताना है दोस्तों। तो सौर ऊर्जा, कि आपका पवन ऊर्जा, कि आपका परमाणु ऊर्जा, कि आपका जल विद्युत ऊर्जा, तो याद रखेंगे अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन है, तो परमाणु ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना परसेंट पाया जाता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका 21% या 20.95% पाई जाती है। आपका
78.08 या 09% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और इसके बाद आपका 0.034% आपका CO2 पाया जाता है, और याद रखेंगे 0.93% आपके वायुमंडल में आर्गन पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आप लोग इस मान को याद रखेंगे, इस कैलकुलेशन को याद रखेंगे। इसके साथ आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि एक बार एक प्रश्न बना था कि वायुमंडल में किन दो गैसों का मिश्रण 99% है या सबसे ज़्यादा है। तो उस समय का प्रश्न आप लोग प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको मिलेगा ऑक्सीजन और प्लस के नाइट्रोजन दोनों का मिलाकर 99% आपके वायुमंडल में जो पाई जाती हैं गैस, और इसका सबसे ज़्यादा 99% गैस मिश्रण मिलता है। ऑक्सीजन का 21% और नाइट्रोजन का 78%। आगे देखते हैं 28 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्या कर रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी। तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड की जो अवधारणा थी वह चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? चार्ल्स एल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में लागू हुआ था। कब दोस्तों? तो 1986 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है। तो आपको बता दें इटाई रोग जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे वह कैडमियम, याद रखेंगे जल में कैडमियम की जो मात्रा मिल जाती है और इसके सेवन से आपके अंदर इटाई रोग की मात्रा देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पारा के अधिकता से मीनमाता रोग होता है। क्या रोग होता है दोस्तों? मीनमाता रोग होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ये प्रश्न बन चुका है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है। तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। कहां होता है दोस्तों? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। आगे देखते हैं तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें तरुण भारत संघ नामक जो संस्था है दोस्तों, ये जल संरक्षण के लिए जानी जाती है। या एक एनजीओ है, कहाँ का एनजीओ है दोस्तों? राजस्थान का। जल संरक्षण के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह आपका एक एनजीओ है। कहाँ का एनजीओ है दोस्तों? याद रखिएगा ये राजस्थान का एनजीओ है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और यह जल संरक्षण के लिए तरह तरह की योजनाएं या तरह तरह की स्कीम लाता रहता है। आगे देखते हैं शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं किस राज्य में स्थित है। आप लोगों को बता दो दोस्तों, जो साइलेंट घाटी है या साइलेंट वैली है आपके केरल में है। यहाँ पे दोस्तों केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, केरल राज्य में है। आगे देखते हैं झूम खेती, याद रखेंगे भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है, ये आपको बताना है। झूम खेती काफ़ी चर्चाओं में रहती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इस खेती को बढ़ावा दिया जाता है। तो आपको बता दें उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती, जो आपके मेघालय, नागालैंड आदि जो जगह हैं वहाँ पे उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के जो संत कबीर नगर का जो जिला है दोस्तों, यहीं पे आपका बखीरा पश्चिम बिहार जो स्थित है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसें कौन होती है। तो अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा आपके सल्फर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। SO2 और NO2 के जो मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों, जो अभिक्रिया करके अम्लीय वर्षा का रूप धारण कराते हैं। और अम्लीय वर्षा का pH मान से हम पहचान करते हैं, जिस भी जल का pH मान 5.2 से कम हो जाए वह वर्षा अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेती है। बहुत से जगहों पर 4.2 से लेकर 4.4 के मध्य जो वर्षा का pH मान होता है, इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दोस्तों अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। इस बात को याद रखेंगे। SO2 और NO2। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका प्रेरी घास के मैदान है वह आपके उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर की बात करते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, इस प्रश्न को देखेंगे। और बहुत से ऐसे मेरे
प्यारे साथी होंगे जो BOD बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड के साथ चले जाएंगे, लेकिन आपको बता दें जो BOD और जो COD दोनों दोस्तों याद रखेंगे। जो COD का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रखेंगे, और इसका जो फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक ना। इसमें कार्बनिक पदार्थों की माप की जाती है, याद रखेंगे, और इसमें जल के अंदर घुली ऑक्सीजन की माप की जाती है। तो दोनों जो होता है जल प्रदूषण मापने के परीक्षण किए जाते हैं। तो आपका A और B दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। दोनों जल के प्रदूषण के मापन के लिए सहायक होते हैं, परीक्षण में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं 38 नंबर की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि जो आपका पूरा भूभाग है ना, 29% भाग पर क्या है दोस्तों, आपका स्थल है, याद रखेंगे। सब बड़े भूभाग का 29% भाग का स्थल है और आपका 71% भाग आपका जल का है, ये बात को याद रखेंगे। तो जल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, वन होता है, घास के मैदान होते हैं, कि समुद्र होते हैं, कि मरुस्थल होते हैं। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जल का सबसे बड़ा भाग समुद्र होगा और यही इस प्रश्न के अकॉर्डिंग पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, बात को याद रखेंगे, एशियाई शेर। ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सूर्य की किरणें से कौन सी विटामिन मिलती है, तो सूर्य की किरणें से हमें विटामिन D प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य के प्रकाश किरणें जो तरंगे होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। केवल आर्थिक विकास होता है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण होता है, केवल औद्योगिक विकास होता है, केवल कृषि विकास होता है। सभी लोग इस प्रश्न को जरूर बताइएगा दोस्तों। सतत विकास आप लोगों को पता है, टैग वर्ड को यहाँ भी ध्यान रखिएगा। सतत विकास का मतलब होता है निरंतर विकास होना, और विकास की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण जो होता है, इसी को हम लोग सतत विकास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, आपको बता दें वरुण, याद रखेंगे। वरुण एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ठंडा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल ग्रह किसे बोलते हैं, याद रखेंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सब शुक्र को बोलते हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह बोलते हैं। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन है, तो बुध को बोलते हैं। यहां से सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दें दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था, 10% लॉ ऑफ एनर्जी का जो मैंने आपको बताया हूं। इसका मतलब ये होता है ना कि देखिएगा, पहले अगर ये भाग A है और ये भाग B है, मतलब B वाला याद रखेंगे, कोई प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो जब वे एक दूसरे को खाते हैं, तो जो चीज खाते हैं ना, उनसे केवल उनके अंदर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 90% ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये बताने वाले जो व्यक्ति थे वो लिंडमैन थे। ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। और भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे देखते हैं भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, ये बताना है दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न आपको बताइएगा कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है वह आपका सिस्मोग्राफ है। क्या है दोस्तों, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो आपका UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह आपका नैरोबी केन्या में है। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, भारत में वन महोत्सव किसने शुरू किया था? तो आपको बता दें के.एम. मुंशी के द्वारा। याद रखेंगे, वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। और वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष का जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के, आपको मैंने सभी चीजें बताई है कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों? जल दिवस मनाते हैं। और याद रखेंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया है? आपको बिल्कुल याद होने चाहिए 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय आते हैं जो केवल इस पर कानून बनाने के अधिकार केंद्र सरकार को होता है, संघ को होता है। और आपको पता है जैसे रक्षा, रेलवे और विदेशी मामले हो गए। राज्य सूची पर केवल कानून बनाने का अधिकार राज्य को प्राप्त होता है, जैसे पुलिस हो गया, कृषि हो गया, सार्वजनिक जो चीजें हो गई। तो ये आपके राज्य सूची होते हैं। समवर्ती सूची वे सूची के भाग आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों को होता है। तो याद रखेंगे समवर्ती सूची होते हैं। और आपको बता दें शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में आपने दोस्तों 50 प्रश्नों को कवर किया है। आप बताइएगा कि 50 प्रश्न में आपने कितने प्रश्नों को सही किया, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज की वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।